चर्चा के तहत अब हम उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में एक चर्चित राजनेता है, नाम उनका हरक सिंह रावत है। कांग्रेस के कभी बड़ा चेहरा रहे, उससे पहले भाजपा का भी बड़ा चेहरा रहे, इतने कद्दावर चेहरे रहे कि कल्याण सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे। बाद में बदले दौर में कांग्रेस में आए, कांग्रेस में रहते हुए भी नई ऊंचाइयां छुई, विपक्ष के नेता की भूमिका में भी रहे। हरीश रावत के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसमें भी मंत्री थे, पर अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्हें लगा जनता के हित में कांग्रेस का साथ ठीक नहीं। ऐन चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा, फिर भाजपा के साथ रहते हुए जनता के लिए काम किया, जनता के तहत 5 साल मंत्री रहे। अचानक फिर बदलाव की कुलबुलाहट उनके अंदर हुई। उन्हें लगा जनता से बने रहना ठीक नहीं, तो अपने तौर तरीके दिखाने लगे। बीच में खबरें आने लगी कि हरक रावत अब गए कल गए। बीच में तो नौबत ये भी आई कि मंत्रिमंडल की बैठक में ही अपना पूरा तेवर दिखा दिए। पूरी भाजपा मनाने में लगी। अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज को उन्होंने मुद्दा बनाया। आनंद फानंद में 5 करोड़ की राशि भी जारी की गई, पर इन सब के बावजूद भी हरक रावत मान नहीं रहे थे। एक इंटरव्यू एक समाचार पत्र ने लिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो धमकी देकर ही काम कराता हूं, यही मेरी शैली रही है। ऐसे हरक सिंह रावत कल फूट फूट कर रोए, और रोए इसलिए कि जो भाजपा उनकी मनुहार कर रही थी, जो भाजपा उनके संदर्भ में तमाम चीजें करने के लिए तत्पर नजर आ रही थी, हरक रावत को पता भी नहीं चला कि कब वो मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए और कब पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए। क्यों कुछ ऐसा हुआ, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो हेकड़ी हरक सिंह रावत की पहचान थी, वो अचानक आंसुओं की शक्ल में पूरे उत्तराखंड को बहा ले जाने के लिए क्यों आमदा है, जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कांग्रेस पार्टी अतीत को भूल हरक सिंह रावत के लिए कालीन बिछाएगी, ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, जो पहले भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सुरेश जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले हरक सिंह रावत का वो रुदन देखते हैं जो भाजपा से निकाले जाने के बाद छलक छलक कर सार्वजनिक हुआ। सुनिए क्या कह रहे हैं हरक सिंह रावत। बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था, लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। तो सुरेश जोशी जी मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक ऐसा नेता जो केवल काम करना चाहता था। बर्दाश्त नहीं हुआ हो आपसे एक काम करने वाले नेता का अपना पार्टी में बने रहना, मंत्री पद पर बने रहना? क्या हो गया आपको, काम करने वालों से इतना परहेज क्यों हो गया सुरेश जोशी जी? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो यह है कि काम करने वाले की तो हर जगह आवश्यकता होती है जी। और विशेष करके राजनीति में अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको तो हमेशा ही जो है उसकी आवश्यकता होती है। काम करने वाले आदमी को रोने की जरूरत कहाँ होती है, या काम करने वाले आदमी को इस तरह से जो है कि परिवार को या अपने को या अपनी महत्वाकांक्षा को जीवित रखने की आवश्यकता कहाँ होती है। देखिए प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, निश्चित तौर पर देखो एक आइडियोलॉजी से वो जुड़े, एक विचार से वो जुड़े, और वैसे भी वो प्रोडक्ट भाजपा के ही थे। हमने जो है कि 90 के दशक में जब उनकी राजनीति शुरू भाजपा से हुई थी और 91 में हमने उनको मंत्री बना दिया था, और उसके बाद 96 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त ही किया था उनको। जब 96 का चुनाव का उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद भी हमने बर्खास्त करके उनको हटाया था, जैसे आज हटाया। तो मैं ये बतलाना चाहता हूं कि देखिए जिस तरह से वो बार बार किसी बात को लेकर के एक पार्टी के अंदर ऐसा व्यवहार बनाते थे कि जैसे पार्टी नीचे हो गई या पार्टी की कमजोरी हो गई और हरक सिंह जी ऊपर हो गए। लेकिन पार्टी ने, देखो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सबको साथ लेके चलती है। हमने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमने उनको साथ लेने के पूरे प्रयास किए, उनको समझाने के पूरे प्रयास किए।
लेकिन अंतोगत्वा जब 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही है उत्तराखंड के, कोर कमेटी की बैठक हो रही है, पार्टी का डिसीजन होना है, उस डिसीजन में वो आमंत्रित हैं और उतने बड़े डिसीजन में जिसमें राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व तो बैठा है, हरक सिंह जी उसको इग्नोर कर जा रहे हैं। वो कह रहे जी मेरे को तो पता नहीं कोई बैठक हो रही है या नहीं हो रही है। आपके सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बोला और उन्होंने कहा जी मुझे तो सूचना भी नहीं है। तो इस तरह की जब स्थितियां हुई, अब जब वो दिल्ली भी जा रहे थे तो दिल्ली जाते समय भी वो जो उमेश शर्मा जी हैं काऊ साहब विधायक, उनको भी उन्होंने कहा जी चलो दिल्ली चलते हैं, मेरी तो कांग्रेस में बात होगी, बातचीत करते हैं। रात को सुरजेवाला जी के साथ बैठ करके वो सोनिया जी के दर्शन करने गए, लेकिन रात को दर्शन नहीं हो पाए। तो ये जब तमाम स्थितियां परिस्थितियां बीजेपी ने देखी तो बीजेपी के पास अनुशासनहीनता में उनको मंत्री पद से बर्खास्त करना और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि चुनाव सर पे है। अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनाव नहीं होते तो शायद बर्दाश्त कर लेते। पर सूर्य जी, मेरा आपसे समझने का विषय यह है कि आपने बताया कि वो प्रोडक्ट तो हमारे ही थे, तो इस बात की कोई गिलानी है कि आप कैसे प्रोडक्ट समाज में दे रहे हैं और राजनीति में दे रहे हैं? इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके साथ में रहा, 1 साल के भीतर ही आपने मंत्री बना दिया, एक बार टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ के चला गया, फिर आपने पार्टी में लिया, मंत्री रखा, चुनाव आया, हालात बिगड़ते हुए दिख रहे तो फिर निकलने की कोशिश कर रहा है। कोई गिलानी है आपको कि आपके यहां पे लोग ठीक तैयार नहीं हो रहे? सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को खड़ा करती है, वो पार्टी की आइडियोलॉजी पे नहीं चलता है, अनुशासनहीनता करता है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। और दूसरी बात मैं ये भी आपको बतलाना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से हटा है या भारतीय जनता पार्टी से जिसने को हटाया गया है, वो पॉलिटिकली सर्वाइव भी वो लोग हुए नहीं है। तो ये गलतफहमियां किसी को नहीं होनी चाहिए। हरक सिंह जी जिस बात को आज कह रहे हैं वो सत्य से परे है। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर जो है किसी भी कार्यकर्ता को समझा बुझा करके उसको जो है अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर, अपने सिस्टम के आधार पर काम कराना चाहती है। जोशी जी जो दावा कर रहे हैं उसका खंडन तो स्वयं हरक सिंह रावत की सफलताएं ही कर रही हैं। हरक सिंह रावत भाजपा से खारिज हुए स्वयं 96 में, उसके बावजूद भी हरक सिंह रावत राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और इतनी सीढ़ियां चढ़े कि जिस भाजपा को उन्होंने खारिज किया उसी भाजपा ने 2016 में उनके लिए कालीन बिछाया ही नहीं, मौका लगा तो मंत्री भी बनाया। 4.5 साल तक हरक सिंह रावत की मनुहार करते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा। लेकिन मैं जाना चाहता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास। सूर्य जोशी जी यहां बता रहे हैं बस सोनिया गांधी जी के दर्शन ही बचे थे, बाकी तो सारा मामला सेट हो रखा था। जिन हरक सिंह रावत को उत्तरदायी माना जाता है उत्तराखंड में कांग्रेस की विदाई की बुनियाद रखने का, उन हरक सिंह रावत को कंगूरा बनाने के लिए कांग्रेस कितनी व्याकुल है? अजय उपाध्याय जी। देखिए, पहले तो मैं सुरेश जोशी जी को बड़े गंभीरता से सुन रहा था और जिस तरह उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का ये नारा रहा है, ना तो किसी का विकास हो पाया, ना ये किसी का साथ रख पाए। अब देख रहे हैं एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं जी। और विश्वास यदि होता तो छोड़ते क्यों? द्विवेदी जी तो ये अब नारा पर सिर्फ रह गया है और आगे और भी बहुत सारे नारे इनके आएंगे और सारे नारे एक एक करके खत्म हो रहे हैं। जहां तक बात आपने हरक सिंह रावत जी की है, इन्होंने खुद अपना वो दर्द उछाला और उन्होंने भी उस दर्द को आंसुओं के बल पर उछाल दिया है कि वो भी चाहते थे और ये भी उनको चाहते थे। फिर जब इतना प्रेम है तो इस इतने प्रेम में इस तरह के खटास क्यों पैदा हो गई? आखिर क्या कारण है? वो वैचारिक भी इनके हैं, इनका कहना है कि वो इनके विचारधारा के ही व्यक्ति थे, वो आए, मंत्री बने, चुनाव के वक्त यदि उनको ऐसी बात आई कि उनको रोना पड़ रहा है और इन्हें निकालना पड़ रहा है। हालांकि ये भाजपा का आंतरिक मामला है, मुझे इस पे कुछ नहीं टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन ये बात इसलिए आ रही है कि जो नजारा इन्होंने पूरे देश में पेश किया, महाराष्ट्र से, गोवा से, मणिपुर से शुरू किया था, मध्य प्रदेश में तो बेतहा अति कर दी और अभी राजस्थान में भी सबने देखा था। तो जो हाल इन्होंने, जो राजनीतिक संस्कृति पैदा की है, क्योंकि आपका डिबेट बहुत ही स्तरीय होता है और सब लोग इसको, आपके दर्शक बहुत ही चाहते हैं। एक राजनीतिक संस्कृति इस देश में थी, कम से कम विचारधारा की कदर की जाती थी और उन पर बात होती थी।
सत्ता लोलुपता ने जो है बहुत चीजों को पैमाने को खत्म किया और इस काल में 2014 के बाद ये सबसे ज्यादा हुआ। केंद्र में बैठे हुए मंत्री और उनके जो साधक संसाधक है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये लोग लग करके और राज्यों को बदलने का, सरकार को मनी और मसल के बल पर बदलने का काम किया। आज कहीं न कहीं उसी का नतीजा है कि जब भाजपा के लोग छोड़ रहे हैं तो इनके पास कोई शब्द नहीं है। जहां तक बात हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री की है, नहीं है, किस नेता से वो मिले नहीं मिले, ये कयास लगाना सबको स्वतंत्रता है, राजनीति में सबको कयास लगाना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात उनकी तरफ से आएगी तो केंद्रीय नेतृत्व मेरा विचार करेगा और उसको साहब मेरा बहुत दो टूक सवाल है आपसे विचारधारा को लेकर, संस्कृति को लेकर, कि जिस व्यक्ति को आप लोग अपने बयानों के माध्यम से भी बताते रहे कि इस आदमी ने पीठ में छुरा भौंका, जिस व्यक्ति को हरीश रावत की सरकार के गिरने की बुनियाद माना गया, वह शख्स एक बार फिर कांग्रेस के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उपाध्याय जो सभ्यता की, संस्कृति की, विचारधारा की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्ति के पुनः कांग्रेस प्रवेश की हिमायत करते हैं? उन्हें लगता है कि पार्टी को इस समय पर एक दमखम दिखाना चाहिए? देखिए, हरक सिंह रावत के बारे में जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में है, कोई कहने की बात नहीं है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता से जुड़े हुए भी हैं, इस सच्चाई को भी हम लोग स्वीकारते हैं। उन्होंने यदि इतनी बार जीत दर्ज की है तो निश्चित तौर पे आधार पर उनकी जमीन अपनी है। और जहां तक बात राजनीतिक दृष्टिकोण से वैचारिक आधार की है तो इस पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व मेरा, यदि वो आना चाहते हैं, यदि वो ऐसा कोई प्रस्ताव दिया होगा उन्होंने, जो अभी ऐसा पब्लिक डोमेन में नहीं है, उन्होंने कांग्रेस में आने की मंशा जताई होगी तो उस पर विचार करेंगे और जो विचार होगा वो आपके सामने होगा। हम लोग वो एक जनाधार वाले नेता हैं, इतनी बार जीते हैं, अगर इच्छुक होंगे तो हम विचार करेंगे, लेकिन इस बात को लेकर अजय उपाध्याय को कोई मलाल, कोई दर्द, कोई दुख नहीं है कि 2016 में उन्होंने क्या किया था। मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन सुरेश जोशी जी को हस्तक्षेप कर जा रहे थे, संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जी जिस प्रश्न को आप उपाध्याय जी से पूछ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत को हरक सिंह रावत को लेकर के अभी से फूट पड़ गई है जी। पहली बात तो यह है कि हरीश रावत जी के जिस तरह से इनके आंसू छलक रहे हैं, ये तो नकली आंसू हैं, लेकिन हरीश रावत की दिल की पीड़ा छलक रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं ये वही हरक सिंह रावत है जिसने मेरा स्टिंग ऑपरेशन करा करके पूरे प्रदेश में मुझे बदनाम किया और पूरे प्रदेश के अंदर जो है कि 5 साल तक पानी पी पी करके कोसते रहे मुझे। क्या उस हरक सिंह रावत को सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो एक्सेप्ट करेंगे, ये तो आंसू नकली हैं, लेकिन मेरे जो आंसू होंगे वो असली होंगे। ये बहस का विषय इस समय उत्तराखंड में बना हुआ है। तो सुरेश जोशी जी भी मानते हैं कि हरीश रावत के आंसू असली हैं, हरक सिंह रावत के आंसू नकली हैं। तो असली और नकली आंसू के संघर्ष के बीच में मैं विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं और सबसे पहले समझना चाहता हूं कि अब तक हरक सिंह रावत सियासत के कुशल खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को साबित करता है। बढ़िया मौसम वैज्ञानिक थे, कब किसका माहौल बन रहा है उस घोड़े पर सवार दिखते थे। इस बार भाजपा ने धोबी पछाड़ लगा दिया क्या उनको? आपकी टिप्पणी जो हरक सिंह रावत के साथ हुआ है, हरक सिंह रावत का 15 दिन पुराना इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा था मैं तो धमका कर ही काम करता हूं, यही मेरी राजनीति की शैली है। वो हरक सिंह रावत की आप टीवी पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे छलकते हुए आंसू, कितना विचलित कर रहा है विनोद अग्निहोत्री जी आपको हरक सिंह रावत का ये आंसू बहाना? देखिए, मुझे क्यों विचलित करेगा? मुझे तो इन नेताओं के, किसी भी नेता के आंसू और अट्टहास दोनों न विचलित करते हैं ना परेशान करते हैं जी। आपकी भी वही स्थिति है, क्योंकि हम लोग वर्षों से, दशकों से देख रहे हैं कि चुनाव के समय आंसू भी आते हैं और हंसी भी आती है, बहुत कुछ आता है। बड़े बड़े नेताओं का हम देख चुके हैं। अभी जोशी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि वो सोनिया गांधी से मिलकर दर्शन करने गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला से जो है बातचीत कर रहे थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को सूचना मिल चुकी थी कि वो कांग्रेस के साथ गलबलियां कर रहे थे। तो इसका मतलब वो दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रकरण दोहराने वाला था उत्तराखंड में जी। उसको प्रियम्प्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने, उत्तर प्रदेश ऐसा हाल ना हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसा कांड ना हो, तो उन्होंने तुरंत जो है कहते हैं ना पेशबंदी करके उनको निष्कासित कर दिया गया, 6 साल के लिए निलंबित करके निष्कासित कर दिया गया। तो ये एक राजनीतिक दल का एक, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत तरीके से इस मामले को
हरक सिंह रावत को एक तरह से मैं कहूँ कि पैदल कर दिया। वो कांग्रेस में सौदेबाजी कर रहे होंगे उस समय कि देखो हम आएंगे अपने साथ जो है कुछ और लोगों को लेके आएंगे, बड़ा एटमॉस्फेयर बनेगा, माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश की तरह, और हमको बदले में ये दीजिए। लेकिन अब वो बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहे, उनकी सौदेबाजी की ताकत खत्म हो गई। अब तो है कि तेरे द्वार खड़ा एक योगी कि भैया दरवाजे पे खड़े लो। उनका एक बयान मैंने देखा होगा, मैं 100 बार हरीश रावत जी से माफी मांगूंगा, वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे गलती हुई 2016 में, मैंने जो भी किया मैं उसके लिए 100 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। उनका इस तरह एंट्री चाह रहे हैं, कांग्रेस में एंट्री मिल जाए। इसके दो संकेत हैं। पहला संकेत तो यह है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं उत्तराखंड की राजनीति में इस बार जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त मुकाबला है, ये महसूस कर लिया है हरक सिंह रावत ने। यशपाल चौधरी इसके पहले अपने बेटे के साथ कांग्रेस में जा चुके हैं, हरिद्वार की एक मेयर थी वो भी जा चुकी है। हरक सिंह रावत जो है वो जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन और उसके बाद उनको निकाल दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जमीन पर ये जरूर है कि इस बार मुकाबला कांटे का है, तगड़ा है, और इसलिए जो कहते हैं ना मौसम विज्ञानी जो होते हैं वो चल देते हैं जिधर मौसम अच्छा होता है। अब हरक सिंह रावत की समस्या ये है कि कुछ चुनाव लड़ना है, निर्दलीय तो या तो वो कांग्रेस से लड़े या आम आदमी पार्टी के पास जाए। कहाँ जाए? कांग्रेस, भाजपा उनकी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, तो उनको भाजपा से कांग्रेस में जाने में कोई संकोच नहीं हुआ और कांग्रेस से भाजपा में जाने में कोई संकोच नहीं हुआ। और ना भाजपा को संकोच हुआ उनको लेने में, ना कांग्रेस को संकोच हुआ उनको लेने में, या ना अब होगा, क्योंकि ये तो पार्टियों का, सब पार्टियों का चरित्र है। आप उदाहरण मैं आपको दूं, कल्याण सिंह पानी पी पी के कहते थे भाजपा को मैं मट्ठा डाल दूंगा जड़ों में और खत्म कर दूंगा, नष्ट नाबूद कर दूंगा। मैं तो गवाह हूं, चूंकि उसमें उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहा था। कल्याण सिंह 2 बार गए और 2 बार वापस आए। उमा भारती आपकी मध्य प्रदेश की, किस तरह से वो, कैसे वो निकली थी पार्टी से और कैसे जो है वापस आई। ये तो बीजेपी, कांग्रेस में इसी तरह एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह पूरी कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, बाद में वापस आ गए। अभी भी और भी कई नेता, तो कुल मिला के मैं विनोद जी इस मुद्दे पर केंद्र में आऊं तो भाजपा ने कुशलता का परिचय दिया है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। उत्तर प्रदेश में जली हुई भाजपा उत्तराखंड में अब और जलने के लिए तैयार नहीं है। हरक सिंह रावत अपने ही घेरे में फंस गए। कुल मिला के निष्कर्ष आपका ये? बिल्कुल, हरक सिंह रावत, मुझे लगता है हरक सिंह रावत से ज्यादा चतुर स्वामी प्रसाद मौर्य और ये दारा सिंह चौहान वगैरह थे जो उस वक्त चले गए, उसके पहले की कार्यवाही होती वो चले गए। हरक सिंह रावत असल में दिक्कत क्या है, वो सौदेबाजी ज्यादा करते हैं। तो वो पहले भी आपको याद होगा 15 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए और उन्होंने एकदम से संदेश दिया कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उनकी अभी बीच में वो थोड़ा अपने तेवर दिखाते थे। तो उनकी गतिविधियों से भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हो गया था ये कभी भी पैतरा बदल सकते हैं। तो प्रेम्प्ट करके उस चीज को भाजपा ने तुरंत उनको जो है पार्टी से निकाल दिया। मुझे लगता है ये एक तरह से राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया, कुशलता का परिचय दिया हरक सिंह रावत के मामले को हैंडल करने में। लेकिन सुरेश जोशी जी, आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि भाजपा की सफलता हरक सिंह रावत को रोकने में है या अपनी सरकार को बचाने में है? आपकी सरकार के कद्दावर मंत्री और विधायक आपकी सरकार के रहते दूसरी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। क्या यह बोध नहीं कराता है? क्या वो आपके दिन गुने चिन्हे रह गए उत्तराखंड में सरकार के तौर पर? कितना चिंतित हैं आप इससे? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, मैं आपको एक बात ये बतलाना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी, एक कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह जिस पार्टी के पास है वो पार्टी है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक लाखों कार्यकर्ताओं का एक समूह भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन के रूप में है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी नेता पर निर्भर न होकर के अपने कैडर पर, अपने कार्यकर्ता पर निर्भर रहती है। जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ता के रूप में खड़ा रहता है वहां से पार्टी खड़ी होती है, लेकिन अन्य दलों में जहां नेता खड़ा होता है वहां से पार्टी खड़ी होती है। ये नेता से खड़ी होने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। किसी के जाने और आने का कोई असर यहाँ नहीं पड़ता क्योंकि आइडियोलॉजी जमीन पे खड़ी है, संगठन जमीन पे खड़ा है। मैं बीच में रोकना चाहता हूं बहुत विनम्रता पूर्वक, ये जाते हुए नेताओं के समय पे आपकी ये भाषा कैसे हो जाती है? जब कोई नेता आ रहा होता है तब तो आप बताते हैं कि अब तो एक नई ताकत आ गई है, नई ऊर्जा आ गई है, ऐसा व्यक्तित्व आ गया है, ऐसा प्रभाव अब क्षेत्र में आने वाला है। और जब व्यक्ति गया तो आपने कह दिया कि कोई मायने नहीं है। मायने नहीं थे हरक सिंह रावत के,
तो आपने लाखों कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ के हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल में बिठाए रखने की मजबूरी क्या थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को हरक सिंह जी ने एक्सेप्ट किया। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री बनवाया जी। लेकिन आप ये मत बिल्कुल भूल सोचिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी कद्दावर नेता को मंत्री नहीं बनाया। हमने अपने सामान्य कार्यकर्ता को, जिसने हमारे आइडियोलॉजी को, जिसने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया, उस व्यक्ति को हमने उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन आज वो कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार नहीं है। आज वो अपनी सीमाएं अगर लांघ रहा है और संगठन के अंदर जो है एक अपना अलग से वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहा है, और अगर आज वो चाहता है कि मेरे इस संगठन में सिस्टम को तोड़ करके मैं 4-4, 5-5 जगह से टिकट मांगू, या मैं चाहूं कि मेरे घर के सभी लोगों को टिकट मिल जाए, ये पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का सिस्टम, पार्टी का संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। इसलिए जो है उनको सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखाया गया। अगर वो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे होते, आज भी हमारे नेता होते, आज भी संगठन उनको वही तजब्बू दे रहा होता जो दे रहा था। इसलिए यहाँ जमीन जो है बहुत मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है, आइडियोलॉजी बहुत मजबूत है, नेतृत्व जो है कि एकदम ट्रांसफरेबल नेतृत्व है। यहाँ कार्यकर्ता से नेता बनता है, नेता से जो है पार्टी नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ता से चलती है। आपने देखा होगा देश के अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। ये किसी अन्य दलों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए आज अगर उत्तराखंड में चुनाव है तो इस चुनाव में किसी के जाने और आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वो सवाल इस बात का होता है कि भाई हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो विचार है वो जीवित है और वो आगे भी उसी तरह काम करता है। इतनी मजबूत स्थिति में केवल उत्तराखंड में भाजपा को, उत्तर प्रदेश में जो नेता छोड़ कर जा रहे हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, चाहे दारा सिंह चौहान है या धर्म सिंह सैनी है, तो आपके वहां के मंत्री तो कह रहे हैं इतने जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, ऐसे में नुकसान हो जाएगा, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूं। तो भाषा बदली हुई है। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ये भाजपा की मजबूती, भाजपा का कैडर, भाजपा का संगठन, भाजपा का विचार केवल उत्तराखंड तक सीमित रह गया है, उत्तर प्रदेश के हालात जुदा हैं, यही भाषा है आपकी? डॉक्टर हिमांशु जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की राजनीति को बड़े लंबे समय से देख रहे हैं, आपको तो सारा सब कुछ पता है। आप बताइए, इस देश के अंदर अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होता, हमारी आइडियोलॉजी मजबूत नहीं होती, तो आपने देखा होगा कि इन 30-35 वर्षों में इस देश की राजनीति में जिस तरह से सेंट्रल की राजनीति चल रही थी, क्या कोई पार्टी 282 से सीधे 303 में जा रही थी? क्या आइडियोलॉजी मजबूत नहीं होती? क्या किसी दल की जो है एक बार में 19-19, 20-20 राज्यों में सरकार बन जा रही थी? क्या जिन राज्यों में हमारे 2 विधायक होते थे वहां हम जो है कि 19 MP जीत जा रहे थे? क्या वहां पर हम 75 विधायक जीत जा रहे थे? क्या उन राज्यों में जहां पर को भारतीय जनता पार्टी का जनाधार 2-3% होता था, क्या वहां 40% ऐसे ही हो जा रहे थे? क्या हमारी आइडियोलॉजी हिमांशु जी पूरे देश में हमें तो लगा था कि ये नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व है जिसके चलते ऐसा प्रभाव दिखा। आपने बताया कि नहीं, नरेंद्र मोदी का ऐसा व्यक्तित्व का नतीजा नहीं है, ये आपके संगठन की ताकत है। पर ये संगठन की ताकत तो 2004 में भी थी, अटल जी जैसा नेतृत्व था, धराशायी हो गए। ये ताकत आपकी 2009 में भी थी संगठन के तौर पर, टिके नहीं आप। कहां लौहपुरुष आडवाणी जी हवा हो गए, देश ने देखा। ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ये नतीजा है। सुरेश जी क्या बता रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी भी एक सामान्य कार्यकर्ता ही है, जो कुछ है वो पार्टी से ही बना है। खामखा में हम नरेंद्र मोदी जी को इतना महत्व देते हैं। देखिए, सुनिए, पहली बात तो ये सुनिए कि नरेंद्र मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दुनिया के नेता हैं। अगर आपके जो है कि चैनल से के जो आप जो चैनल के सर्वे आते हैं, उस सर्वे में भी अगर दुनिया के नेताओं का नाम आता है तो उसमें भाई नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी इसी आइडियोलॉजी, इसी विचारधारा के पोषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं।
मैं ये आपसे ही क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं इसलिए आपकी सरकारें आ रही हैं, तो हम तो स्वाभिमान मानते हैं अपना कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उस नेतृत्व के उसमें हमारी सरकारें आ रही हैं। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो कभी ये कह सकते हैं राहुल गांधी हमारे नेता है और उसकी वजह से आज हमारे देश में जो है कि हमारी ताकत बढ़ रही है और हम जो है लोग जो है कि दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं? तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचार है, उस विचार का नेतृत्व जी, आप तो स्वयं अपनी बात में कंफ्यूज हो गए। आपने भी बताया कि हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हरक सिंह रावत एक सामान्य कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता बने रहते तो ठीक था। हमने तो सवाल उठाया कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का चमत्कारिक नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा सफलता दिलाने का सबसे बड़ा कारक है। लेकिन मैं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके पास रुक करता हूँ, अपने विषय पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। सुरेश जोशी जी का तो कहना है साफ, हरक सिंह रावत अपनी सीमाएं भूल गए, हरक सिंह रावत अपनी हैसियत भूल गए। हरक सिंह रावत पार्टी से बड़े होने चले थे, इसलिए उनके संदर्भ में बंदोबस्त कर दिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी की पार्टी क्या इस प्रकार की घटनाक्रम से कोई सबक लेगी, या उम्मीद करें कल परसों नरसों हरक सिंह रावत कांग्रेस के सम्माननीय नेता होते हुए हमें दिखाई देंगे? देखिए, हाइपोथेटिकल प्रश्न है आपका, और हाइपोथेटिकल प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है। प्रश्न कैसे है साहब? सामने सामने सुरेश जोशी जी बोल रहे हैं कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के दरवाजे पर चले गए थे, वो जाते उससे पहले हमने बंदोबस्त कर दिया। तो इसमें हाइपोथेटिकल प्रश्न कहां से हो गया? एक राजनीति के व्यवहारिक घटनाक्रम पे बात कर रहे हैं, आप उसमें जवाब देने की स्थिति में कि नहीं है, उस पर बात कीजिए। मेरे सवाल को आप कल्पनाशीलता का नतीजा मत मानिए। व्यवहारिक तो सामने है। हरक सिंह रावत स्वयं बोल रहे हैं कांग्रेस मुझे ले लेगी तो मैं जरूर चला जाऊंगा। अब इस पर तो जवाब दीजिए ना आप। डॉक्टर साहब, कल क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, जो होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन जहां तक सुरेश जी की बात आपने कही है, और सुरेश जी ने लंबा, चूंकि लगभग इस पूरे डिबेट में अधिकतर समय उन्होंने लिया है जी, पार्टी, आइडियोलॉजी, विचारधारा, नेता। अलग बात है कि आपने जो प्रश्न हम लोगों के मन में था उसका प्रश्नों में ही आपने वो बात भी रख दी कि अब वो मोदी जी से भी वो लगता है कि कुछ नहीं है, या मोदी जी भी उनके नेता नहीं है। यदि नेता है तो ये इनको स्वीकारना होगा, क्योंकि देश में तो यही कहते हैं कि मोदी जी के कारण सरकार आती है, और जब हार होती है तो मोदी जी के कारण हार नहीं होती है। पिछले 10 चुनाव का मैं उदाहरण देता हूँ राज्यों का, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, या अन्य राज्य की, बंगाल अभी रिसेंटली था, और हिमाचल प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन था। सब जगह ये हारे, लगातार राज्यों में हारते रहे। कांग्रेस कई राज्यों में जीती है, तो निश्चित तौर पे अब ये कहेंगे कि कांग्रेस जो जीतती है वो संगठन के बल पे नहीं जीतती है, उसके पास नेता नहीं है। भाजपा जो हारती है वो संगठन नहीं हारता, वो मोदी जी हारते हैं। ये कंट्राडिक्शन है इनका। हाँ, ये बात जरूर है कि रावत आजकल इनके सपनों में आते हैं। उत्तराखंड की जो राजनीति है, उस राजनीति में इन्होंने कई रावत बनाने के प्रयास किए, और अंततः धामी पर जाकर रुकना पड़ा इन्हें। और वहां की पब्लिक इस बात को समझ रही है, यहाँ तक इनके मंत्री भी अब समझ रहे हैं कि हालात क्या है भाजपा के। यदि इतने अच्छे थे तो पहले सत्यपाल आर्या साहब छोड़े, 1.5 महीना पहले मिनिस्टर होकर के, अभी इन्होंने छोड़ा और रोते हुए छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मंत्री का ये हाल है तो उत्तराखंड के आम जनमानस का क्या हाल होगा? जब मंत्री का ये हाल है तो उत्तराखंड के आम जनमानस का क्या हाल होगा? अजय उपाध्याय का सवाल है। लेकिन अजय उपाध्याय जी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हरीश रावत के खुले विरोध के बाद क्या हरक सिंह रावत कांग्रेस में दाखिल हो जाएंगे प्रीतम सिंह रावत के समर्थन से? इस सवाल के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी से इसके उत्तर की अपेक्षा कर सकता हूं। कांग्रेस की मौजूदा सियासत में हरक सिंह रावत के लिए कितनी गुंजाइश देख रहे हैं विनोद जी? नहीं, हरक सिंह रावत के लिए गुंजाइश है कांग्रेस में जी। वो उपाध्याय जी भले ना कहें, लेकिन गुंजाइश इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के ही इशारे पर उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोही तेवर दिखाए। कांग्रेस से कहीं ना कहीं हरी झंडी तो होगी उनको। हो सकता है हरीश रावत जी अभी न चाहते हो, लेकिन देर से हरीश रावत जी मान जाएंगे और तमाम शर्तों के साथ माफी मांगने को तैयार ही है सार्वजनिक रूप से। तो आखिरकार वो जाएंगे, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पाओ है, वो जाएंगे कांग्रेस के भीतर ही, और कांग्रेस के भीतर जाएंगे, अपनी सीट से लड़ेंगे कोटद्वार से, और अगर सरकार बनी तो मंत्री भी बनेंगे। ये आप देखेंगे 2016 की पुनरावृत्ति दूसरे तरीके से होगी। तब कांग्रेस छोड़ करके जो बीजेपी में गए थे वो सब मंत्री बने, अब बीजेपी छोड़ करके जो आ रहे हैं, अगर सरकार बनी कांग्रेस की तो वो मंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की राजनीति काफी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चिंतता के क्षण नहीं है।
सत्ता में रहते हुए भाजपा छोड़कर मंत्रियों तक का प्रतिद्वंदी दल में जाना बताता है कि जमीन के हालात गंभीर हैं। क्या भाजपा इस गंभीरता को महसूस कर रही है? और अगर महसूस कर रही है तो उस अनुसार कदम उठाएगी? जानने में दिलचस्पी रहेगी। चुनाव अभी काफी लंबा चलना है, हमारी बैठकें होती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी, विनोद जी जैसे सुधी पत्रकार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और हम राजनीतिक रूप से हो रहे हर घटनाक्रम पर अपने नजरिए साझा करते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की सियासत चल रही है उसको लेकर ये एक कमाल का शेर कहता है, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। जॉन एलिया ने जो ये कहा था, भाजपा ने हरक सिंह रावत के संदर्भ में पूरी तसल्ली के साथ फिट कर दिया है। अब हरक सिंह रावत क्या वाकई कांग्रेस के तथाकथित तौर पर खुले द्वार में दाखिल हो पाएंगे? जानने में दिलचस्पी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है, पर अभी तो इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।